हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रैभव। देखिए, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है लिमिटेशन एक्ट, परिसीमा अधिनियम। देखिए, अगर ये एक्ट आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है हम इतना सिंप्लीफाई तरीके से इस एक्ट को पढ़ रहे हैं, एक अच्छी कमांड आ जाए और कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, एक यही टारगेट है। और कैसे इस अप्रोच के साथ हम अब इस एक्ट पर बहुत अच्छे से कमांड बना रहे हैं। फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो गलती मत करना कि वीडियो स्किप करके चले जाओ, क्योंकि आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं, अब आप देखना लास्ट में जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि हमने बहुत अच्छी कमांड के साथ इस एक्ट को कवर किया है। देखिए, इस मैंने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 तक आपको ऑलरेडी कवर करा दिया है। आज हमें सेक्शन 3 से पढ़ना है, लेकिन एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। कितने टोटल पार्ट है? तो देखिए, इसके टोटल पार्ट है 5। एक्ट का नाम क्या है? लिमिटेशन एक्ट 1963, परिसीमा अधिनियम 1963। टोटल पार्ट कितने हैं इस एक्ट में? 5 है। टोटल सेक्शन कितने हैं? 32 है। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अंदर 137 आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट डिवीजन है जो सूट से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 113 तक है। सेकंड डिवीजन है जो अपील से रिलेटेड है, बेसिकली कि सूट कितने दिन में फाइल करना है। सेकंड डिवीजन बताता है अपील को कितने सालों में, सॉरी, कितने दिनों में फाइल करना है। सूट से रिलेटेड है कि कितने सालों तक का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है सूट में। फिर थर्ड डिवीजन बात करता है एप्लीकेशन, ठीक है, जो आर्टिकल 118 से 137 तक है कि कितने टाइम में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो बेसिकली ये जो हमारा शेड्यूल है इसमें 137 आर्टिकल्स है। फिर ये इनेक्ट कब हुआ था? एक्ट तो 5 अक्टूबर 1963 को एक्ट इनेक्ट हो गया था। एनफोर्समेंट में कब आया? 1 जनवरी 1964 से ये लागू हो गया। ठीक है, इस ये एक्ट नंबर कौन सा है? 36 का उल्टा करो, सॉरी 63 का उल्टा करो 36। एक्ट नंबर 36 है। डेफिनेशन इसकी 2A से लेके 2N तक है। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन में लास्ट में N आ रहा है, तो डेफिनेशन भी इसकी 2N तक है। पार्ट 1 क्या था? प्रीलिमिनरी, जिसमें क्या था? सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 था। सेक्शन 1 सिंपल था कि इसका नाम लिमिटेशन एक्ट है। सेक्शन 2 ने बताया, इसका सब सेक्शन 2 ने बताया पूरे होल ऑफ इंडिया पर लागू होता है। इसके सब सेक्शन 3 ने क्या बताया? जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी उस दिन से लागू हो जाएगा। तो 1 जनवरी 1964 से ये लागू भी हो गया। फिर हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन क्लॉज, एप्लीकेंट का मतलब कौन है? आवेदन का, आवेदक का मतलब क्या है? ठीक है, उसके बाद ये पूरा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज को हमने कैसे याद किया था? बिल ऑफ एक्सचेंज सी, ठीक है, इस तरीके से याद किया था। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड तो डी, ठीक है, बॉन्ड तो डी में है। डिपेंडेंट ई बहुत सारे आ रहे थे तो हमने सोचा चलो इसको ई में डाल देते हैं। देखो, ट्रिक्स के तरीके से पढ़ा रही हूँ और पूरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इसे दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। ठीक है, ईजमेंट, जो ईजमेंट को हमने याद किया था कि एफ क्लॉज में, क्योंकि ई के बाद क्या आता है? एफ ही आता है, तो डिपेंडेंट ऑलरेडी आ गया, तो डिपेंडेंट के बाद ईजमेंट हो गया। ठीक है, तो एफ में हो गया ये। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था? फॉरेन कंट्री। ठीक है, फॉरेन कंट्री में हम देख रहे थे ये जी क्या है यहाँ पे? फॉरेन में जी साइलेंट है, तो जी साइलेंट है तो कोई बात नहीं है, जी में आता है फॉरेन कंट्री। ठीक है, उसके बाद गुड फेथ, ठीक है, तो एच लास्ट में आ रहा था तो हमने कहा चलो इसे एच में डाल देते हैं। ठीक है, उस तरीके से प्लेंटिफ, ठीक है, तो आई आई आ रहा था तो हमने क्या किया? इसको आई में डाल दिया। उसके बाद क्या था? पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इस पीओएल को, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, किसमें है? जे में, और इसी में प्रिस्क्राइब पीरियड की बात की गई है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब पीरियड के लिए तो कोई ट्रिक होनी भी नहीं चाहिए, आपको वैसे ही याद होना चाहिए कि ये जे में है। ठीक है, उसके बाद हमारा था प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट हमने ऐसे पढ़ा था, प्रॉमिसरी नोट किसके पास है? तो के, किसके? के। ठीक है, उसके बाद क्या था? सूट, सूट लाओ, तो सूट किसमें? एल में। सूट लाओ, सूट किसमें? एल में। ठीक है, फिर है टॉट जो कि एम में है, और ट्रस्टी जो कि एन में है। ठीक है, उसके बाद रिवीजन टेबल हमने कर ली थी। अब हम करेंगे अपना इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू आज से। ठीक है, सेक्शन 3 से स्टार्ट। ये किस पार्ट में है? ये पार्ट 2 में है। कितने टोटल पार्ट थे? टोटल 5 पार्ट थे इस एक्ट के। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी एमसीक्यू बन सकता है, पूछ सकते हैं ना, हो सकता है बहुत इजी क्वेश्चन पूछे, लिमिटेशन एक्ट में कितने पार्ट है, तो भाई पता होना चाहिए ना आपको, 5 पार्ट है। ठीक है, अब आ जाइए पार्ट 2। पार्ट 2 किससे रिलेटेड है? लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया अब स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसको समझना है अच्छे से, इसको भूलना नहीं है, और जैसे मैं बता रही हूँ आप समझ जाओ, मतलब इतने अच्छी तरीके से आपकी कमांड आ जाएगी ना इस एक्ट पर, इतना सिंप्लीफाई तरीके से हम पढ़ेंगे, आप खुद एंजॉय करोगे इस लेक्चर को। देखिए, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक है पार्ट 2।
सेक्शन 3 बार करता है बार ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, परिसीमा का प्रतिबंध। अब देखिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखेंगे तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24, ठीक है, इंक्लूसिव every suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed although limitation has not been set up as a defense। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। सबसे पहले तो आप इसके जो कीवर्ड्स पकड़ो, ये क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24, कि जो सेक्शन 4 से लेके 24 तक लिखा है उसके अधीन रहते हुए, मतलब उसको तो हम मानेंगे, ठीक है, उसको तो हम मानेंगे। नॉट विद स्टैंडिंग नहीं लिखा कि हम नहीं मानेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड नहीं लिखा, लिखा है सब्जेक्ट टू प्रोविजन, मतलब ये बात तो हम मान लेंगे। लेकिन अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, ठीक है, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, सूट इंस्टीट्यूट होता है, अपील को प्रिफर किया जाता है और एप्लीकेशन लगाई जाती है, मेक की जाती है, ठीक है, तो सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रिफर्ड, एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये प्रिस्क्राइब्ड पीरियड था कहां, डेफिनेशन क्लॉज में हमने कहां पे पढ़ा था, 2 के जे में, प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन, प्रिस्क्राइब पीरियड दोनों ही बात की गई थी। और अगर मैं आपको शेड्यूल 1 बताऊं ना, तो ये प्रिस्क्राइब्ड पीरियड जो मतलब ये कंप्यूट कैसे होता है, तो इसका एक आपको मैंने ये अगर डेफिनेशन क्लॉज देखोगे, आपकी ही मैं बताती हूँ, ये आपकी ड्यूटी, इससे पहले का आप लेक्चर देखना, ठीक है, इससे पहले का क्या है आपको लेक्चर देखने, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए धारा 4 से 24, ठीक है, धारा 4 से 24 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक वाद, अपील या आवेदन यदि निर्धारित सीमा अवधि के बाद दायर किया गया है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा, भले ही परिसीमा की आपत्ति प्रतिरक्षा के रूप में ना उठाई गई हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्या कह रहा है ये, एवरी, अब देखिए इसके नोट के थ्रू पढ़ो, इसका मतलब ये हो गया कि ये कोर्ट की ड्यूटी है, कोर्ट हैज अ ड्यूटी टू डिसमिस अ टाइम बार्ड मैटर, जितना समय था सूट फाइल करने का, जितना समय था अपील फाइल करने का, जितना समय था एप्लीकेशन फाइल करने का, उसके बाद लेकर आओगे तो ये कोर्ट की ड्यूटी है उसको डिसमिस करना, ठीक है। द डिफेंडेंट नीड नॉट रेज द प्ली ऑफ लिमिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, द कोर्ट कैन डिसमिस इट ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो ये न्यायालय का कर्तव्य है कि अगर समय सीमा से बाहर दायर वाद है या अपील है, ये आवेदन है, उसको खारिज किया जाए, ठीक है। प्रतिवादी द्वारा अगर लिमिटेशन की आपत्ति उठाना आवश्यक नहीं है, न्यायालय स्वयं भी इसे खारिज कर सकता है। एग्जाम्पल, ए हैड टू फाइल अ सूट विद इन 3 years। अब एग्जाम्पल देखो, अब ए को क्या है, 3 साल के अंदर सूट फाइल करना था, लास्ट डेट जैसे समझ लो 31 दिसंबर 2024 थी, वो 10 जनवरी 2025 को सूट फाइल करता है। अब डिफेंडेंट भूल जाता है लिमिटेशन रेज करना। देखो आपको ये बात पता है कि जब प्लेंटिफ सूट फाइल करता है तो जो डिफेंडेंट होता है वो तो डिफेंस देगा ना, अपने आप को बचाएगा। तो सबसे बड़ा तो डिफेंस डिफेंडेंट के पास यही है कि देखो कोर्ट जज साहब ये तो खुद टाइम से इसने सूट फाइल नहीं किया, इसका तो आप सूट को डिसमिस करो, ये तो खुद टाइम से नहीं करा, कहां सो रहा था ये इतने दिन से, ठीक है। और अगर ये डिफेंडेंट भूल भी जाता है लिमिटेशन जो पीरियड है इसको रेज करना, इवन द कोर्ट मस्ट डिसमिस द सूट, ठीक है। तो क्या है, फिर भी न्यायालय को बात खारिज करना होगा। तो फिर एक बात बताओ, अगर डिफेंडेंट भूल गया लिमिटेशन पीरियड को रेज करना, ठीक है, कि बार है ये, और कोर्ट साहब उसको, जो जज साहब है उसको सुन रहे हैं, फिर क्या फायदा इस लिमिटेशन एक्ट का, फिर तो ठीक है आप कभी भी आओ और कभी भी सूट फाइल कर दो, अपील फाइल कर दो, एप्लीकेशन फाइल कर दो। आई बात समझ में। तो अगर ए को 3 वर्ष के अंदर वाद दायर करना था, अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, वाद दायर जनवरी 2025 को किया गया, तो प्रतिवादी ने बेशक लिमिटेशन की आपत्ति नहीं उठाई हो, फिर भी न्यायालय बात को खारिज करेगा। ये हमारा हो गया एक चीज। अब इसके क्लॉजेस पढ़ते हैं। When is a suit instituted, वाद कब संस्थित माना जाएगा। अब देखो ऑर्डिनरी सूट अगर है, ऑर्डिनरी सूट, अब हम ये भी तो मानेंगे ना कि सूट किस दिन इंस्टीट्यूट हुआ है, वो डेट कब से है, अब हमें वो भी निकालनी जरूरी है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो अगर ऑर्डिनरी सूट है कोई, ठीक है, कैसा सूट है, ऑर्डिनरी सूट है, सामान्य मामला है, तो सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन एन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर,
ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, सामान्य मामले में, ठीक है, कैसा है, सामान्य मामला है, ऑर्डिनरी सूट है, उसमें वाद को तब संसिद्ध माना जाएगा जब वह वाद पत्र उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जिस दिन आपने अपने प्लेंट को प्रॉपर ऑफिसर के साथ प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट कर दिया, उस दिन मान लिया जाएगा आपका सूट इंस्टीट्यूट हो गया। सिंपल सी बात यार, सूट कब इंस्टीट्यूट हुआ है आपका, संस्थित कब हुआ है आपका वाद, जब आपने उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है अपना वाद पत्र, ठीक है, प्लेंट को। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बनता है इसमें से। जैसे कि अगर आपने प्लेंट को 5 जुलाई 2025 को क्या किया, फाइल किया, वाद पत्र को 5 जुलाई 2025 को प्रस्तुत किया, आपका वाद का जो संस्थापन तिथि है वो कब की है, 5 जुलाई 2025 की ही है। एग्जाम्पल से भी समझा दिया, इनकेस अगर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको समझ आए। दूसरा पढ़िए, पॉपर का सूट है, गरीब व्यक्ति का सूट है, ठीक है, अब उस केस में हम कब मानेंगे कि उसने कब सूट जो है अपना इंस्टीट्यूट किया है, वाद पत्र कब दाखिल हुआ उसका, उस डेट से, क्योंकि आपको पता होगा जो सूट, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने जो इस वाद पत्र को, मतलब जो मैं केस एज अ इंडिजेंट पर्सन की तरह इस सूट को फाइल करना चाहता हूं, तो उसको पहले परमिशन लेनी होती है कि मैं एक, देखो मैं सच में एक गरीब व्यक्ति हूं, आप मुझे इंडिजेंट पर्सन माने, परमिशन ग्रांट करे और उसी के तहत मैं अपना केस जो है लड़ूंगा, ठीक है। तो देखो इन केस ऑफ पॉपर, अगर निर्धन व्यक्ति का मामला है, ऑर्डिनरी, देखो ओरिजिनल जो ऑर्डिनरी सूट था ना, जो सामान्य व्यक्ति सूट फाइल कर रहा था, तब तो ये था कि जिस दिन उसने प्लेंट फाइल कर दिया उस दिन से माना जाएगा। इस केस में, in the case of pauper, when the application for leave to sue as a pauper is made, जिस दिन, क्या कह रहा है ये क्लॉज 2, जो अगर निर्धन व्यक्ति का मामला है तो हम किस दिन मानेंगे, जब निर्धन जो व्यक्ति है वो वाद दायर करने की अनुमति के लिए आवेदन लगा रहा है, तो जिस दिन, ठीक है, क्या हो रहा है, व्हेन एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज अ pauper इज मेड, जब जिस दिन निर्धन व्यक्ति जो है वाद दायर करने की अनुमति के लिए आवेदन लगा रहा है, ठीक है, लीव के लिए, परमिशन के लिए, उस दिन को हम ऐसा मानेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, एप्लीकेशन कब लगाई उसने, उस निर्धन व्यक्ति ने जो एप्लीकेशन लगाई थी कि आप मुझे अलाउ करो एज अ इंडिजेंट पर्सन, उसने 1 जनवरी 2025 को लगाई थी और उसको अलाउ किया गया 20 फरवरी 2025 को कि ठीक है तुम निर्धन व्यक्ति के तौर पर अपना केस फाइल कर दो। लेकिन अब किस दिन माना जाएगा उसका जो सूट कब दाखिल हुआ, माना जाएगा उसका सूट जो है 1 जनवरी 2025 को ही क्या हो गया था, दाखिल हो गया था, इंस्टीट्यूट हो गया था। इसका रीजन पता है आपको, मैं बताती हूँ। जैसे कि समझ लो सूट फाइल होना था 3 साल के अंदर अंदर, कोई भी सूट था, अकाउंट से रिलेटेड सूट था, उसको 3 साल के अंदर फाइल करना था। अब क्या होता है, जो पॉपर होता है वो सूट फाइल करना चाहता है, तो उससे पहले वो परमिशन ले रहा है कि मुझे इंडिजेंट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए। बेसिकली उसने एक एप्लीकेशन लगाई कि पहले आप मुझे अलाउ कर दो एज अ इंडिजेंट पर्सन के लिए। उसने लगाओ, समझ लो एप्लीकेशन लगाई जब उसके 2.5 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन वो तो विद इन टाइम पीरियड है ना, क्योंकि 2.5 साल ही तो पूरे हैं, अभी 6 महीने भी उसके पास और बचे हैं। अब क्या हुआ, उसने जब एप्लीकेशन लगाई तब तक उसके पास 6 महीने बच रहे थे, लेकिन जब उसकी एप्लीकेशन को ग्रांट किया गया वो 8वें महीने में किया गया। अब अगर डेट हम लगाएं जिस दिन से उसको एप्लीकेशन उसको मतलब परमिशन मिली है, उस हिसाब से तो वो लिमिटेशन के बाहर चला गया। इसीलिए बोला जाता है उसने जिस दिन दाखिल कर दिया हम तो मानेंगे उसी दिन से उसका सूट इंस्टीट्यूट हो गया, क्योंकि पता नहीं कोर्ट को कितना टाइम लग जाए कब उसकी एप्लीकेशन को वो देखे और फिर उसको अलाउ करे। इसीलिए याद रखना है, जिस दिन आप ऑर्डिनरी केस में अपना प्लेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं प्रॉपर ऑफिसर के पास, उस दिन से आपका इंस्टीट्यूट हो गया सूट। और पॉपर के केस में जिस दिन से आपने एप्लीकेशन लगा ली कि मुझे अलाउ किया जाए, उस दिन से माना जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्धन व्यक्ति के रूप में अगर वाद दायर करने के लिए आपने आवेदन जो लगाया, एप्लीकेशन लगाई, 1 जनवरी 2025 को लगाई है, अनुमति आपको बेशक 20 फरवरी 2025 को मिली है, लेकिन आपके संस्थापन की तिथि 1 जनवरी 2025 को ही माना जाएगा। आई एम जो ये मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया है ना, आप ट्रस्ट करना, ये समझ नहीं आता स्टूडेंट को, यहाँ से गलती करते हैं। देखो अगर आप पहली बार देख रहे हो वीडियो, अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस एक्ट को समझ रहे हो, तब तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी एक्ट आता होगा बट रिविजन के लिए और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, तो छोटी छोटी चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है।
एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर गेटिंग अ गुड कमांड ऑन दिस एक्ट। ठीक है। क्लॉज थर्ड, कंपनी वाइंडिंग अप। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझ भी नहीं आता है, लेकिन अब इजीली समझ आ जाएगा। सुनो, इन द केस ऑफ अ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट। अब क्या है, न्यायालय द्वारा परिसमापन की जा रही कंपनी के विरुद्ध दावा तब संस्कृत माना जाएगा जब दावेदार पहली बार अपना दावा ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेजता है। ठीक है। इन द केस ऑफ अ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट एंड द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड्स हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब इसको समझो एग्जांपल से। जैसे कि क्लेम आपने सेंड किया ऑफिस, एक कोई कंपनी है, अब वो कंपनी क्या है, वो कंपनी हो रही है वाइंड अप, बंद हो रही है बेसिकली, आप ये समझ लो। ठीक है। कंपनी अब बंद होने वाली है और किसके क्या कहते हैं, किसके थ्रू हो रही है, बेसिकली वो कोर्ट कर रहा है। ठीक है। न्यायालय द्वारा वाइंड अप की जा रही है कोई कंपनी। अब उस कंपनी के विरुद्ध आप क्या कर रहे हैं, आप दावा फाइल करना चाहते हैं। ठीक है। आप क्या करना चाहते हैं, केस, आप केस फाइल करना चाहते हैं। व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट एंड हिज क्लेम टू द ऑफिशियल, अब आप किस दिन माना जाएगा कि आपने कंपनी के अगेंस्ट जो है सूट फाइल किया है। तो देखिए, क्लेम आपने, जब आपने क्लेम किया, ठीक है, और आपने अपना जो क्लेम भेजा ऑफिशियल लिक्विडेटर को 10 मार्च 2025 को भेजा। ठीक है। कब भेजा, 10 मार्च 2025 को आपने अपना पहला क्लेम, जो भी आपका क्लेम था उस कंपनी में, आपने वो भेजा। अब जो आपके सूट इंस्टीट्यूट करने की डेट है वो 10 मार्च 2025 को ही मानी जाएगी। कब मानी जाएगी, 2025 को ही मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 3 का 2 का क्लॉज बी, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीसी में पढ़ा होगा आपने। कमेंट बॉक्स में जाके बताना किस रूल में बात की गई थी सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की। तो देखिए, बेयर एक्ट में सिंपल सी बात लिखी है, अ क्लेम बाय ऑफ सेट ऑफ शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट। क्या है, देखो बेयर एक्ट में क्या लिखा है, अ क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट सूट एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच इट इज प्लीडेड। देखिए, ऐसा होता है कि कोई सूट फाइल किया जाता है और आप उस सूट में सेट ऑफ क्लेम करते हैं। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्लेम कर रहे हैं बाय सेट ऑफ। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो सेट ऑफ होता है ना, ये एक तरीके का सेपरेट सूट है। अब ये एक तरीके का सेपरेट सूट है, तो फिर हम किस दिन से माने, किस दिन से इंस्टीट्यूट हुआ है, क्योंकि हमें ये तो पता हो, देखो हर चीज की एक लिमिटेशन है, ये बात आपको पता है। हर चीज की एक लिमिटेशन है, आपको हर काम लिमिटेशन के अंदर रहते हुए करना है। अब ये भी तो मुद्दा उठ रहा है ना कि अगर आप कोई सूट फाइल कर रहे हैं, हमने अभी पढ़ा सूट फाइल करने के लिए आपको लिमिटेशन पीरियड में होना जरूरी है। अब ये जो सेक्शन है वो ये कह रहा है, अगर आपने सेट ऑफ ले लिया, सेट ऑफ का मतलब ये हुआ कि कोई ऑलरेडी सूट इंस्टीट्यूट है, पहले से कोई सूट क्या है, इंस्टीट्यूट है, आपने उसमें अपना भी क्लेम दे दिया कि नहीं मेरे को भी तो इससे, एग्जाम्पल इसके मैं आगे बताऊंगी, पहले से सब नहीं बता रही हूं। तो जब आपने सेट ऑफ लिया, तो अब सेट ऑफ को तो ये एक्ट के थ्रू हम क्या मान रहे हैं, सेट ऑफ तो एक सेपरेट सूट होता है, और अगर कोई सेपरेट सूट है, मतलब कोई चीज सूट है, तो उसके इंस्टीट्यूट करने की तारीख भी होनी चाहिए। तो अब हम इस तारीख को कब माने, जिस दिन सूट फाइल हुआ था उस दिन, या फिर जिस दिन आपने उस सूट के अंदर सेट ऑफ लिया उस दिन। इन दोनों में से किस दिन आप सूट इंस्टीट्यूट माने जाएंगे। तो इसमें क्या कहा, shall be deemed to have been instituted on the same date as the suit in which it is pleaded। इसका मतलब सूट इंस्टीट्यूट हुआ था 1 जनवरी को, इसी सूट में आपने प्लीड किया अपना सेट ऑफ। 1 जनवरी को आपने सूट इंस्टीट्यूट किया, 1 जनवरी को किसी पर्सन ने सूट इंस्टीट्यूट किया, उसी में आपने अपना क्या किया, सेट ऑफ प्लीड किया। अगर ये 1 जनवरी को हुआ है और आपने 1 फरवरी को सेट ऑफ किया, तो माना आपका 1 जनवरी ही जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम्पल देखो, सूट फाइल होता है 1 अप्रैल 2025 को, 1 अप्रैल 2025 को क्या होता है, सूट फाइल होता है, उसमें आप सेट ऑफ रेज करते हैं। ठीक है। आप एक क्लेम रेज करते हैं बाय वे ऑफ सेट ऑफ। ठीक है। जैसे कि किसी पर्सन ने सूट फाइल किया 20,000 रुपए का, कि मुझे ए ने फाइल किया बी के खिलाफ कि मुझे बी से 20,000 रुपए लेने हैं। बी कहता है मुझे भी तो तेरे से 10,000 रुपए लेने हैं। अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने वो सेट ऑफ कर रहा है। ठीक है। वो भी क्लेम कर रहा है, लेकिन बाय सेट ऑफ।
अब इसने जो बोला कि मुझे भी 10,000 रुपए तेरे से लेने हैं, अब ये एक सेपरेट सूट, अब इसने जो सेट ऑफ किया, अब ये एक सेपरेट सूट की तरह ट्रीट होगा। अब ये जो सेपरेट सूट है हम किस दिन से माने, इंस्टीट्यूट हुआ है तो किस दिन से मानेंगे, इंस्टीट्यूशन डेट ऑफ सेट ऑफ। तो सूट फाइल हुआ 1 अप्रैल को, सेट ऑफ रेज किया 20 मई को, लेकिन डेट इंस्टीट्यूशन की वही होगी सेट ऑफ की जो 1 अप्रैल के, जिस दिन सूट फाइल हुआ था पहले वाला, याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं है। तो वाद दायर 1 अप्रैल को हुआ, सेट ऑफ उठाया गया 20 मई को, तो सेट ऑफ की संस्थापन जो तिथि है वो 1 अप्रैल 2025 ही रहेगी। फिर है काउंटर क्लेम, ठीक है। देखो सेट ऑफ तो बेसिकली मनी रिलेटेड होता है, ठीक है, सेट ऑफ तो हमारा क्या होता है, मनी रिलेटेड होता है। काउंटर क्लेम में आप क्या होता है, काउंटर क्लेम में क्या करते हैं, आप क्लेम ही आप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे उसने कोई क्लेम किया फिर आप भी कोई क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो मनी नहीं है, क्योंकि मनी की बात आ जाएगी तो क्या है, वो सेट ऑफ होता है। अ काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट। अब आप कोई सूट फाइल किया गया, अब उस सूट में काउंटर क्लेम कर रहे हैं, अब इस काउंटर क्लेम को भी सेपरेट सूट मान रहे हैं, लेकिन अभी सेपरेट सूट जो आप फाइल कर रहे हैं, अब हमें ये देखना है कि इसको हम कब से माने, क्योंकि देखो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, किसी कोई व्यक्ति है वो अपना सूट फाइल कर रहा है, उस सूट में आप अपना सेट ऑफ लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है शायद आप टाइम बार्ड हो गए हो, आप जिस 10,000 की बात कर रहे हो वो 20 साल पहले की बात हो, तो भाई आप भी तो लिमिटेशन के अंदर होने चाहिए जो आप सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो, या आप भी तो लिमिटेशन के अंदर होना चाहिए जो आप काउंटर क्लेम कर रहे हो। इसीलिए ये सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर काउंटर क्लेम है, सेट ऑफ है, तो हम कम मानेंगे। तो सेट ऑफ पता चल गया जिस दिन से सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर जैसे सूट इंस्टीट्यूट हुआ था 1 अप्रैल को, आपने क्या कहते हैं जो मुद्दा उठाया सेट ऑफ का वो उठाया 1 मई को, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट कैसे माना जाएगा, 1 अप्रैल को। हम सब क्यों देख रहे हैं वो सब, ताकि आपका लिमिटेशन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक करने के लिए। उसी तरीके से काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट। काउंटर क्लेम वो बात नहीं कहता कि जिस दिन सूट फाइल हो गया उसी दिन से हम अपना काउंटर क्लेम की जो हमारा काउंटर क्लेम है उसको इंस्टीट्यूट मान लेंगे, नहीं। काउंटर क्लेम कहता है जिस दिन आपने काउंटर क्लेम लिया है उसी दिन को हम काउंट करेंगे, मतलब उसी दिन को मानेंगे कि आपका सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, क्योंकि दोनों ही केस में हम सेपरेट सूट मान रहे हैं उनको, लेकिन सेट ऑफ का अलग मामला है, किस दिन इंस्टीट्यूट हुआ, काउंटर क्लेम का अलग। तो काउंटर क्लेम को पृथकवाद माना जाएगा तथा वह उस तिथि को संस्थित माना जाएगा जिस दिन उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ये आपको सेट ऑफ वाला प्रिविलेज नहीं दे रहा है, काउंटर क्लेम कर रहा है जिस दिन आपने, क्योंकि अगर जैसे कि आपको कोई भी सूट फाइल करना था 1 जनवरी को, ठीक है, आपने काउंटर क्लेम ले रहे हो 1 फरवरी को, तो आपका 1 जनवरी नहीं माना जाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ। जिस दिन काउंटर क्लेम, तो इसका मतलब ये है काउंटर क्लेम लेना भी है तो लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर ले लो। एग्जाम्पल, सूट फाइल किया गया 1 जनवरी को, काउंटर क्लेम किया गया 10 जून को, तो इंस्टीट्यूशन की डेट 10 जून ही मानी जाएगी, ठीक है। एक और मैं आपको बात बताती हूँ, जैसे सूट फाइल हुआ 1 जनवरी को, आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के, काउंटर क्लेम अगर आप फाइल कर रहे हो जून में, लेकिन आप खुद बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि इंस्टीट्यूशन डेट वही है जो आप जिस दिन काउंटर क्लेम फाइल करते हैं उसी दिन की, लेकिन सेट ऑफ में ऐसा नहीं होता। सेट ऑफ में जो आपने जिस सूट में प्लीड किया है उसी दिन की डेट मानी जाती है, ठीक है। इसको ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करते, इतना ही बहुत है। अब इसका लिंक करते हैं सीपीसी प्रोविजन, ये मैंने नोट्स में ही लिख दिया ताकि आपको याद रहे। देखो जो ऑर्डर 8 है, ठीक है, ऑर्डर 8 है, रूल 6 उसका सीपीसी का, तो प्रतिवादी मतलब डिफेंडेंट और वादी मतलब प्लेंटिफ उसके धन संबंधी दावे के विरुद्ध अपनी देय राशि समायोजित एडजस्ट करता है। इसका मतलब ये हो गया, मतलब सेट ऑफ का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। डिफेंडेंट क्या कर रहा है यहाँ पर, डिफेंडेंट प्लेंटिफ का जो धन संबंधी दावा है, ठीक है, सूट रिलेटेड टू मनी है प्लेंटिफ का, तो उसमें डिफेंडेंट क्या कर रहा है, उस दावे के विरुद्ध अपनी जो देय राशि है, ठीक है, उसको एडजस्ट करता है, ठीक है। प्लेंटिफ ने बोला मुझे इससे 20,000 रुपए लेने हैं, डिफेंडेंट कह रहा है मुझे भी तो आपसे 10,000 रुपए लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट ऑफ। एग्जाम्पल, ए कहता है अगर 1 लाख रुपए मांगता है तो बी कहता है 30,000 तो बकाया है ना, आपको भी देने हैं, तो सेट ऑफ करो 30,000 का। फिर है काउंटर क्लेम। देखो मैंने काउंटर क्लेम आपको ऊपर इसलिए समझाया था क्योंकि सीपीसी के साथ लिंक करके मुझे पढ़ना था। तो देखिए ऑर्डर 8 रूल 6A से लेके 6G तक सीपीसी का बात करता है
काउंटर क्लेम, ठीक है। तो काउंटर क्लेम का मतलब क्या होता है, प्रतिवादी द्वारा वादी के विरुद्ध स्वतंत्र दावा, ठीक है। क्या है, एक क्रॉस सूट है, और क्योंकि एक स्वतंत्र दावा है, क्रॉस सूट है, अलग, देखो हमने उसको सेपरेट सूट मान लिया था सेट ऑफ को, लेकिन जिस सूट में आपने उसको रेस किया था हमने उसी की डेट रखी, लेकिन काउंटर क्लेम को हम अपना अलग ही सूट मान रहे हैं, क्रॉस सूट मान रहे हैं। और जब हम क्रॉस सूट मान रहे हैं तो जिस दिन आपने उसको फाइल, जिस दिन आपने क्रॉस सूट को इंस्टीट्यूट किया है बेसिकली उसी दिन का हम इंस्टीट्यूशन डेट मानते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रतिवादी द्वारा वादी के विरुद्ध स्वतंत्र दावा, ये याद रखना, स्वतंत्र दावा, क्रॉस सूट, ठीक है। और यहाँ पे वो एडजस्ट करा रहा है, ठीक है। जैसे ए भूमि के कब्जे का वाद करता है, ठीक है, ए क्या करता है, ए सूट फाइल करता है, ठीक है, पोजेशन के लिए। बी कहता है ए ने उसकी भूमि पर अतिक्रमण किया, और बी ये कह रहा है कि ये तो खुद मेरी भूमि पर ट्रेस पास कर आया है। तो अब इसने क्या कर दिया, काउंटर क्लेम कर दिया। तो अगर मैं आपको वन लाइन डिफरेंस बताऊं तो सेट ऑफ होता है डिफेंसिव क्लेम, आप अपने आप को डिफेंड करते हैं, लेकिन ये सिर्फ मनी से रिलेटेड होता है। काउंटर क्लेम होता है आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस सूट कर रहे हैं, ठीक है, और कोई भी क्लेम हो सकता है उसमें। तो ये डिफरेंस है। फिर है सेक्शन 3 के क्लॉज 3 का सबसेक्शन 2 का क्लॉज सी, नोशन ऑफ मोशन, notice of motion in high court, an application by notice of motion in a high court is made when it is presented to the proper officer of that court। अब देखो जब कोई स्टूडेंट इतनी सी लाइन पढ़ता है ना तो उसको समझ नहीं आता, वो आगे चला जाता है। मैं बताती हूँ क्योंकि मैंने इसके बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए। देखिए उच्च न्यायालय में नोटिस ऑफ मोशन द्वारा आवेदन तब किया माना जाएगा जब वह उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब इसका मीनिंग देखो, देखो लिमिटेशन पर्पस के लिए जो रेलेवेंट डेट क्या होती है, रेलेवेंट डेट इज द डेट ऑन विच द नोटिस ऑफ मोशन इज फाइल्ड बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, नॉट द डेट ऑन विच इट इज हर्ड और डिसाइडेड, ठीक है। कौन सी डेट रेलेवेंट है, जिस दिन क्या है, जो नोटिस ऑफ मोशन है वो फाइल किया गया प्रॉपर ऑफिसर के पास, वो हमारी रेलेवेंट डेट है। उसे कब डिसाइड किया गया, उसे कब सुना गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ये बात की जा रही है जो हाई कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर्स होते हैं उनके सामने अगर आप कोई नोटिस वगैरह लगा रहे हैं उसके लिए रेलेवेंट डेट कब होती है। तो लिमिटेशन की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि कब होती है, वह दिन जिस दिन नोटिस ऑफ मोशन उच्च न्यायालय के उचित अधिकारी के समस्त क्या है, प्रस्तुत किया जा रहा है, फाइल किया जा रहा है, ना कि जिस दिन उसकी सुनवाई या निर्णय होता है, ठीक है। आपने कोई भी नोटिस आपने अगर हाई कोर्ट के कोई भी ऑफिसर है किसी भी रिगार्डिंग आपने दिया है, अब वो कब सुन रहा है, उसको कब डिसाइड कर रहा है, डजंट मैटर, आपने जिस दिन प्रस्तुत किया आपकी वही डेट रेलेवेंट डेट होगी। एग्जाम्पल, जैसे आपने नोशन ऑफ मोशन प्रेजेंट किया 15 अगस्त को और एप्लीकेशन किस दिन मानी जाएगी, 15 अगस्त को ही मानी जाएगी, ठीक है। अब इसके हम करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। देखिए, अ सूट फाइल्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी डिसमिस, ठीक है, कब, ओनली व्हेन, अब देखो देखो जो सूट है जिसको प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद फाइल किया गया, निर्धारित सीमा अवधि के बाद जो दायर किया हुआ वाद है वो खारिज हो जाएगा। अब आपको पता है इसमें डिफेंडेंट का ऑब्जेक्ट करना जरूरी है या फिर लिमिटेशन अगर प्लीड की गई है तो, या इवन इफ लिमिटेशन इज नॉट प्लीडेड यदि ओनली बाय द हाई कोर्ट, इसका आंसर आपको पता है सी, इवन इफ लिमिटेशन इज नॉट प्लीडेड, ठीक है, भले ही लिमिटेशन प्ली जो है ना की गई हो तब भी निर्धारित सीमा अवधि के बाद दायर किया हुआ वाद खारिज ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्डिनरी सूट जो होता है वो कब इंस्टीट्यूट माना जाता है, समन इशू किए जाते हैं तब, जब जजमेंट डिलीवर होती है तब, जब प्लेंट को प्रेजेंट कर दिया जाता है टू द प्रॉपर ऑफिसर या जब डिपेंडेंट अपीयर्स। तो इसका आंसर है सी, जब प्लेंट को प्रेजेंट कर देते हैं प्रॉपर ऑफिसर के पास। तो सामान्य वाद कब संस्थित माना जाएगा, समन जारी होने पर, निर्णय होने पर, वाद पत्र प्रस्तुत होने पर या फिर प्रतिवादी की उपस्थिति पर। इसका आंसर है सी, वाद पत्र प्रस्तुत होने पर। एमसीक्यू नंबर 3, in the case of pauper suit, institution take place when permission is granted, application is filed, notice is issued and evidence begins। इसका आंसर है बी, when application is filed, ठीक है। तो निर्धन व्यक्ति के वाद में संस्थापन कब माना जाएगा, अनुमति मिलने पर, आवेदन दायर होने पर, या नोटिस जारी होने पर, या साक्ष्य शुरू होने पर। तो इसका आंसर है सी, इसका आंसर है बी, आवेदन दायर होने पर, एप्लीकेशन इज फाइल्ड। Next question, a counter claim is deemed to instituted on date of suit, date of summon, date of filing counter claim या date of decree। आपको पता है, बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। Date of filing
काउंटर क्लेम। तो काउंटर क्लेम कब संस्थित माना जाएगा? वाद की तिथि, समन की तिथि या काउंटर क्लेम दायर करने की तिथि या डिक्री की तिथि। तो इसका आंसर है सी। सेट ऑफ इज डीम्ड इंस्टीट्यूटेड ऑन। तो सेट ऑफ होता है उसको कब इंस्टीट्यूट करा माना जाएंगे हम? डेट ऑफ डिक्री, डेट ऑफ सेटिंग, डेट ऑफ सेट ऑफ फाइलिंग, सेम डेट एज ओरिजिनल सूट या डेट ऑफ एविडेंस। इतनी बार ठीक है मैंने आपको बता दिया है, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर है सी, सेम डेट एज ओरिजिनल सूट। जिस ओरिजिनल सूट में आपने उसको प्लीड किया था वही ओरिजिनल डेट की डेट जो है, ओरिजिनल डेट की जो वो है मेन तारीख, वही आपकी सेट ऑफ की जो है सेपरेट सूट मान के उसको माना जाएगा उस दिन इंस्टीट्यूट हुआ था। ठीक है, सेट ऑफ कब संस्कृत माना जाएगा? मूल वाद की तिथि से। तो वन लाइनर क्या है? सेक्शन 3 के बारे में बात बताएं तो वो टाइम बार्ड सूट, टाइम बार्ड अपील और टाइम बार्ड एप्लीकेशन की बात करता है। वो कहता है ये जो टाइम बार्ड है आप उसको डिसमिस कर देंगे अगर वो लिमिटेशन इवन अगर कोई लिमिटेशन प्ली नहीं लेता है तब भी। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 4, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने सेक्शन 3 को पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन अब कभी नहीं रहेगी। आपको एक बहुत अच्छी कमांड आपको सेक्शन 3 पर आ गई, आप ना इसी तरीके से तसल्ली से पढ़ो। बेशक से आपको एक बार थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि देखो पेशेंस रखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो आप तो ये बात भूल जाओ कि वो वन शॉट में पूरा एक साथ क्लियर हो गया, नहीं होता है। ठीक है, अगर आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं तो नहीं होता है। एक एक चीज को पढ़ना जरूरी है और हर एक चीज पे कमांड बनाना जरूरी है। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे एक कमेंट बॉक्स में जाके एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।